हाय। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज हम आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट सब्जेक्ट है जेआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इस सब्जेक्ट में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है इस सब्जेक्ट में, मेनली दो ही चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट 1800 एंड 1999। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 2020 में अमेंडेड प्रोविजन पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया गया था, एक भी क्वेश्चन अमेंडेड प्रोविजन का पूछा ही नहीं गया था। इस बार आप अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाइएगा। पिछली बार जो बताए और अभी जो बता रही हूँ दोनों ही अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस बार अमेंडेड प्रोविजन पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमारे जेआईजीएल का लेसन नंबर 13, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे ईयर 2015 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसके बाद ईयर 2019 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। लास्ट ईयर 2020 में प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था। अब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया था उसको रिप्लेस करते हुए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये अमेंडमेंट जो लाया गया उसका एम क्या है? इसका बेसिक एम है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 जो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस पुराने होते जा रहे हैं उनको अमेंड करना, क्योंकि ये एक्ट डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को भी डील करता है। एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, साथ ही कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में भी ये लॉ प्रोवाइड करता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से दो बड़े चेंजेस हुए हैं। ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स, ये तो आपको मालूम है, आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो डिसीजन देती है हम उसे क्या कहते हैं? अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड। 1996 में जब ये एक्ट आया था तो उसमें एक प्रोविजन रखा गया था कि कोई भी पार्टी अगर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करवाना चाहेगी, आर्बिट्रल अवार्ड को क्वैश करना, सेट असाइड करना चाहेगी, देन उसके लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकेगी। A party to file an application to set aside an arbitral award. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड अनाउंस किया, अगर कोई भी पार्टी उसको सेट असाइड करवाना चाहेगी देन वो कोर्ट को अप्लाई कर पाएगी, कोर्ट को एप्लीकेशन दे पाएगी। अब कोर्ट ने इस प्रोविजन को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने इसका मीनिंग ये निकाला कि अगर कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड के लिए, देन कोर्ट चाहे तो उस पर स्टे भी लगा सकता है, उस अवार्ड की एप्लीकेबिलिटी पे स्टे भी लगा सकता है। कोर्ट हैड इंटरप्रेटेड that an automatic stay on arbitral award was granted at the moment when application for setting aside of an arbitral award was made before the court. एक्ट में तो प्रोविजन रखा गया कि कोई भी पार्टी अगर आर्बिट्रल अवार्ड से अग्रीव्ड है देन वो सेट असाइड करवाने के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकेगी। अब कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, देन कोर्ट उस आर्बिट्रल अवार्ड पे ऑटोमेटिकली स्टे लगा पाएगा। 2015 में इस एक्ट में जो अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया कि आर्बिट्रल अवार्ड ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होगा। कोर्ट को अप्लाई करने पर, कोर्ट को सेटिंग असाइड के लिए जब अप्लाई किया जाएगा तब ऑटोमेटिकली आर्बिट्रल अवार्ड पे स्टे नहीं लग जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो दी जा रही है कोर्ट को।
अब जब कोर्ट को सेटिंग असाइड के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है, कोर्ट उस एप्लीकेशन को कंसीडर करे, उसके बाद डिसाइड करे कि उसे सेट असाइड करना भी है या नहीं। अब जो अमेंडेड एक्ट आया है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो स्टे लगा सकेगा कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को, स्टे दे सकेगा आर्बिट्रल अवार्ड पे। कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड पे अगर स्टे देना चाहता है तभी दे पाएगा जब कोर्ट सैटिस्फाइड है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है या जो अवार्ड दिया गया उसके रिस्पेक्ट में, वो फ्रॉडुलेंटली दिया गया है, किसी करप्शन या फ्रॉड के थ्रू इंड्यूस करते हुए दिया गया है। दैट मीन्स कोर्ट अगर सैटिस्फाइड है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट या मेकिंग ऑफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और इफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन, सिर्फ तभी कोर्ट उस पर स्टे लगा पाएगा। तो कोर्ट के पास स्टे लगाने की पावर तो अभी भी है आर्बिट्रल अवार्ड पे, लेकिन कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सेटिंग असाइड ऑफ एन एप्लीकेशन, जब वो पेंडिंग है एप्लीकेशन सेटिंग असाइड की, उस दौरान अगर कोर्ट लगाना चाहेगा स्टे आर्बिट्रल अवार्ड पे लगा सकेगा, लेकिन तभी लगा पाएगा जब कोर्ट को ये लगेगा, प्रॉपर ग्राउंड है कोर्ट के पास कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या जो अवार्ड दिया गया है वो फ्रॉड या करप्शन के थ्रू इंड्यूस होते हुए दिया गया है। ऑटोमेटिकली कोर्ट एप्लीकेशन रिसीव होते ही स्टे नहीं लगा पाएगा ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड। और ये प्रोविजन इफेक्ट में लाया गया है फ्रॉम 23 अक्टूबर 2015, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली से इफेक्ट में लाया गया है। क्लियर है पॉइंट? तो ऑटोमेटिकली स्टे अब नहीं लगेगा ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड। नेक्स्ट इसी एक्ट में अमेंडमेंट है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके थ्रू जो 8th शेड्यूल आया था, 8th शेड्यूल में लिखा गया था कि आर्बिट्रेटर्स के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। लिस्ट थी, उनमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो ही पर्सन आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकता था। अब वो इतनी लंबी लिस्ट थी 8th शेड्यूल में, लेकिन अब 8th शेड्यूल को ही ओमिट कर दिया गया है, 8th शेड्यूल को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह 8th शेड्यूल को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अब इसके लिए प्रोविजन भी तो होना चाहिए कि आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसके लिए एक्ट में जो सेक्शन 43J था उसे रिप्लेस किया गया नया सेक्शन लाते हुए। सेक्शन 43J जो प्रिंसिपल एक्ट का सेक्शन था उसे रिप्लेस कर दिया गया। अब ये कहा गया है कि आर्बिट्रेटर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी पर्सन के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब वो आर्बिट्रेटर के तौर पर एक्ट कर सकेगा। इसके लिए सेक्शन 43J में लिखा गया है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस फ्रेम करते हुए स्पेसिफाई कर पाएगा कि आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्बिट्रेटर के पास में। ये देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको सेक्शन 43J जो अब नया सेक्शन आया है पहले वाले सेक्शन को रिप्लेस करते हुए, प्रोवाइड्स दैट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मे बाय रेगुलेशंस, मतलब ACI आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस फ्रेम कर पाएगा और रेगुलेशंस के थ्रू स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स फॉर आर्बिट्रेटर्स। दोनों चेंजेस ध्यान रहेंगे हमें, ऑटोमेटिक स्टे ऑन आर्बिट्रल अवार्ड, अमेंडेड प्रोविजन ध्यान रखना है, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स 8th शेड्यूल अब ओमिट हो गया है और ACI रेगुलेशंस फ्रेम कर सकेगा फॉर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स फॉर आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जो की फीचर्स हैं, लास्ट जो अमेंडमेंट का वीडियो था उसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। साथ ही मेरे जो अमेंडेड नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स हैं, उनमें सारे अमेंडेड प्रोविजंस कवर्ड हैं। लास्ट अमेंडमेंट्स में से आपको आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट है लेसन नंबर 14
इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में। सेंट्रल लॉ है ये एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू इस एक्ट में अमेंडमेंट किए थे, जो 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में भी आ गए हैं। अब जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसके की फीचर्स क्या हैं? इन अमेंडमेंट्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अब पावर आ गई है। सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कोई ट्रांजेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट उनके रिस्पेक्ट में स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर पाएगी थ्रू कलेक्टिंग एजेंसी। स्टैंप ड्यूटी ऑन सेल, transfer and issue of securities shall be collected on behalf of the state government by the collecting agents। और collecting agents वो stamp duty collect करके किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास इस मैटर पर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने की पावर नहीं हुआ करती थी। नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड बाय द स्टेट। कोई भी ट्रांजेक्शन जिनके रेस्पेक्ट में डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंजेस उनको ऑथराइज किया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए, देन डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट वहां स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। नो स्टैम्प ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड बाय द स्टेट्स ऑन ट्रांजेक्शंस फॉर व्हिच डिपॉजिटरीज और स्टॉक एक्सचेंजेस हैज बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। अब कलेक्टिंग एजेंट्स होंगे कौन? स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए जो एजेंट्स होंगे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिंग एजेंट्स। कलेक्टिंग एजेंट्स होंगे स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑथराइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस एंड डिपॉजिटरीज। वर्ड सुने हुए हमने सिक्योरिटीज लॉ में। स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑथराइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरीज, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए क्या अपॉइंट किया गया है? कलेक्टिंग एजेंट्स। कलेक्टिंग एजेंट्स जब स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग एजेंट्स जब स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेंगे तो जिस मंथ में उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी का जितना भी कलेक्शन हुआ है, मंथ एंड होने के 3 वीक्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। कलेक्टिंग एजेंट शिल विद इन 3 वीक्स ऑफ द एंड ऑफ ईच मंथ ट्रांसफर द स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। कैश में नहीं देते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की जाती है, आरबीआई जो स्पेसिफाई करता है उस मैनर में। कलेक्टिंग एजेंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने का काम तो कर ही रहे। कलेक्टिंग एजेंट्स मे डिडक्ट 0.2% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड एज फैसिलिटेशन चार्जेस। कलेक्टिंग एजेंट्स स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करके जो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, तो जितना भी स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन हुआ है उसका 0.2% डिडक्ट कर पाएंगे। वास्तव में स्टैम्प एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भी रिड्यूस की गई है। अब ये रिड्यूस रेट फॉर स्टैम्प ड्यूटी सारी नहीं बता रही हूं आपको, जितनी आपके काम की वही बता रही हूं। डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ट्रांसफर हो रहे सिक्योरिटीज, देन वहां पे रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अब बहुत कम लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी की रेट क्या है जो 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आई थी और एट प्रेजेंट एप्लीकेबल है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे 0.005%, ट्रांसफर एंड री इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे 0.0001%, जबकि अदर देन डिबेंचर्स कोई और सिक्योरिटीज अगर इशू की जा रही है, डिबेंचर्स के अलावा अगर कोई और सिक्योरिटी इशू की जा रही है, 0.005% स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होती है। आईसीएसआई ने भी सप्लीमेंट इशू किया है। आईसीएसआई ने सप्लीमेंट में जो अमेंडेड प्रोविजंस बताए हैं, हम वो भी देख लेते हैं कि हमने कवर किए या नहीं किए। ये देखिए, लेसन नंबर 13 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996, लेसन नंबर 14 इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। आईसीएसआई ने भी यही दोनों अमेंडमेंट्स बताए हैं जो भी हम कवर कर चुके हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस अब
रिप्लेस किया जा चुका है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। तो अब ऑर्डिनेंस के बजाय जो अभी मैंने आपको अमेंडेड एक्ट के प्रोविजंस बताए हैं वो ध्यान रखेंगे। और इंडियन स्टैम्प एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 19 के थ्रू हुआ था, वो भी हम कवर कर चुके हैं। ये हमने JIGL के अमेंडमेंट समझे। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बार बार से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि मैम कौन सा एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब लगेगा, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि JIGL सब्जेक्ट में कौन कौन से एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज कवर्ड अंडर JIGL, सिर्फ JIGL के ही बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज कवर्ड अंडर JIGL ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एक बार लिस्ट से देख लेते हैं हम। तो ये सारे एक्ट जो आपके सामने नजर आ रहे हैं अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996, CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है, लेकिन यहाँ सामने क्या लिखा है, क्योंकि JIGL में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, वो हम ABCL में समझते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, IPC इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, लिमिटेशन एक्ट 1963, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये सारे चैप्टर्स में अगर आपने पहले याद किया था कि एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब ध्यान रखना है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ओमिट हो गया है। अब ये सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होते हैं। और किस वजह से एप्लीकेबिलिटी आई, क्योंकि एक एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके साथ जो शेड्यूल्स अटैच थे वन ऑफ द शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया कि ये एक्ट पे अब ध्यान रखना है कि ये एक्ट अब होल ऑफ इंडिया अप्लाई होंगे। ये हमने JIGL सब्जेक्ट के अमेंडमेंट्स किए। उम्मीद करती हूँ आप एग्जाम में अच्छे से करके जाएंगे। थैंक यू।